हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज वेव्स एंड सुपरपोजिशन पे, ठीक है। वेव्स ठीक। एंड सुपरपोजिशन, एक्चुअली वेव्स एंड सुपरपोजिशन आपका एक मेजर टॉपिक है फ्रॉम योर एएस, और इसमें से ऑलमोस्ट 25% आपका पेपर में आता है। 25% बहुत रफ एस्टिमेशन में मैं कह रहा हूँ, इस पे से थोड़ा सा 25% से ऊपर भी जा सकता है, बट इट इज अब वेव्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन एरियाज। एक आपके पास जनरल वेव्स हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है सुपरपोजिशन, सही। और तीसरा है आपके पास स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स, ये 3 मेजर एरियाज हैं जिसमें हम लोगों ने वर्किंग करनी है। एंड इन सुपरपोजिशन देन वी हैव डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है। डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये 2 टॉपिक आपके यहाँ कवर करने हैं हमने, ठीक है जी। और इन्हीं के थ्रू हमारा पूरे का पूरा वेव का टॉपिक कंप्लीट होगा। स्टेशनरी वेव्स में फिर हम लोग जाएंगे एंड सो ऑन। ये आपका एक रोड मैप है जिसके थ्रू हमने सारी की सारी कवरेज करनी है। जनरल वेव्स विल बी डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द वेव प्रॉपर्टीज, हम लोग इसमें देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो वेव प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट होगा, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी वेव्स की कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम लोग ना जनरल वेव्स पे आते हैं सबसे पहले, तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट अ वेव इज? कोई बता सकता है जिन लोग बच्चों ने ज्वाइन किया है? Disturbance in a medium. यस, वेरी गुड। Particles. Yes, oscillation of particles, disturbance of the medium, very good. Disturbance of a medium, yeah, disturbance in a medium which is produced ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। इन्हीं सब चीजों को मिक्स करके हम इसका एक कंप्रिहेंसिव वो बनाते हैं, विच इज ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड प्रोपगेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। प्रोपगेट पीरियोडिकली भी आप लिख सकते हो, पीरियोडिकली इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट। periodically without actual transfer of matter, actual transfer of matter, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बात समझ आ गई? तो आपके पास बगैर किसी मीडियम के ट्रांसफर किए आप अगर अपनी प्रोपगेशन या अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, so you are going to produce the wave, or you are going to transfer the energy through wave. तो it is actually an energy transfer method. Let's say मेरे पास यहाँ पर मैं इस रोप को यहाँ पे एक हुकअप कर दूं और I have a nail attached with that, यहाँ पे मैं एक रॉड लगा देता हूँ छोटा सा। तो मैं क्या करूंगा, when I will produce vibration in this rope up and down, तो मेरे पास जो रोप का पार्टिकल मेरे हाथ में है ना, that would remain in my hand, but that energy will be propagated from my hand to this point or this rod or this pillar, जो भी आप इसको कह लें, without the transfer of this particle, इसके बगैर जाएगा ये सारे का सारा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, सही? Is this clear to all of you? Yes. Okay. अब आपके पास जो वेव्स हैं, वेव्स की कुछ टाइप्स हैं, राइट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, और व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ वेव्स? कोई बता सकता है मुझे? Transfer. ओके, इसके अलावा there are 2 main types of waves depending upon their nature. One are mechanical waves and the second one are non-mechanical waves, ठीक है। One is mechanical waves and second one आपके पास क्या है?
नॉन मैकेनिकल वेव्स. ओके ओके, पहले मुझे ये बताइए किस किसने ज्वाइन कर लिया हुआ है. शाबाश. आमना, मरियम, शाबीब एंड तौसीक. ओके गुड. बाकी काफी सारे लोग रह गए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया उन्होंने. ओके, सो मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स. तौसीक, आप मुझे बताएंगे व्हाट आर द मैकेनिकल वेव्स बेटा. शाबाश शाबाश. हरी अप. मैकेनिकल वेव्स के बारे में मुझे बताएंगे तौसीक आप. तौसीक, डू यू हियर मी. तौसीक नहीं है क्लास में. ओके, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं शाबीब, आप बताइए. which require medium to travel. Yes, the waves which need a medium for propagation. ठीक है. आमना, आपने भी पढ़ा हुआ है ये. which needs a medium जी पढ़ा हुआ है। for propagation. ठीक है, फिर मैं आपसे भी क्वेश्चन कर सकता हूं, ऐसे ही है ना. प्रोपगेशन. कोई टाइप्स ऑफ ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स की कोई टाइप्स बताइए मुझे. शाबाश, जल्दी जल्दी हम बतानी है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ओके, मरियम आप बताएं. ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है. दीज आर बेसिकली द वेव्स विच नीड अ मीडियम, जिसमें आपके पास वाटर वेव्स हैं, स्प्रिंग वेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं, सरफेस वेव्स हैं. देयर आर सो मेनी वेव्स, ठीक है, विच आर बेसिकली मीडियम डिपेंडेंट. ठीक है. और इन वेव्स में आपके मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो ये वेव जनरेट होती हैं. दूसरी आपके पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स. एक्चुअली नॉन मैकेनिकल वेव्स आर आल्सो नेम्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. नॉन मैकेनिकल वेव्स, दे आर कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो दे डू नॉट नीड एनी मीडियम. ऐसे ही है ना. दे डू नॉट नीड एनी मीडियम. सही बात समझ आ रही है. जब उनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो दे कैन प्रोपेगेट एनीवेयर, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, राइट. दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. मरियम, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम. 3 into 10 raised to the power 8. Yes, very good. Their speed in vacuum is 3.0 into 10 raised power 8 meter per second. और आमिना, आप मुझे बताएं कि कोई एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. रेडियो वेव्स, गुड. ओके, चलो एक इंफ्रारेड एग्जांपल वेव्स, होगी. वेरी गुड. शबीब. Visible light, ओके, X- गैमा रेज से शुरू करवाओ. गैमा रेज, X-ray, एक्स रेज, गुड. अल्ट्रावायलेट, ऐसे ही है. तौसीक. लाइट, विजिबल लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज ओवर हियर. एंड देन अल्ट्रावायलेट के बाद आपके पास आ जाता है इंफ्रारेड. देन यू हैव माइक्रोवेव्स एंड देन वी हैव रेडियो वेव्स. ठीक है जी.
radio waves. These all are actually electromagnetic radiations. अब इन electromagnetic radiations की property ये है कि they all are photons. ये बात याद रखनी है, they all are photons. आगे चल के आप A levels में पढ़ेंगे कि what does it mean by a photon. Photon is some sort of packet of energy which travels along or just which behaves like the wave. तो आपको ये याद करवाया था बचपन में, आई मीन ओ लेवल्स में, GXULIMR, जेक्सुलिमर का सीक्वेंस याद करवाया होगा हर टीचर ने आपको, ठीक है. सो देयर इज अ सीक्वेंस बिहाइंड दैट, एक ऑर्डर है इनका, इस ऑर्डर के बगैर हम लोग इसको नहीं चला पाते, ठीक है जी. सो जेक्सुलिमर इज दैट. तो gamma rays have the highest frequency, whereas when we move towards red ones, sorry, radio waves, तो radio waves में आपके पास wavelength क्या होती जाती है, it decreases. So mostly the wavelength is 10 power minus sorry 10 power yes -20 से लेकर -20 मीटर से लेकर आपके पास तकरीबन 10 पावर 3 मीटर तक जाती है ये वेवलेंथ, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर तक जाती है. सो in between these, this light is an electromagnetic wave, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, because I have to move back to the waves. जनरल वेव्स पे आना मैं लाइट के साथ स्टिक टुगेदर नहीं हो सकता, but this is your visible light. So what is the range of wavelength of the visible light? Can anybody tell me? 400 nanometers to 750 nanometers. Yes. So there is a range of electromagnetic waves जिसको हम लोग wavelength कहते हैं. I can draw that spectrum over here, जिसमें आप लोगों के पास होता है violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ठीक है. So their wavelength is starting from 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर पे जाके आपकी ये वेवलेंथ खत्म होती है. सो इन बिटवीन आप यूं समझ लीजिए कि it is starting from 400 to 450, it is starting from 450 to 500, it is starting from 500 to 550, this is starting from 550 to 600, ये आपके पास जाती है 600 से 650 पे जाती है, और ये आपके पास 650 से 700 पे जाती है, और ये आपके पास 700 से स्टार्ट होती है and reaches to 750. So these are basically the wavelength range of your visible light. अब विजिबल लाइट आपकी ट्रेवल कैसे करती है? अगर मैंने कहा कि these are non-mechanical waves, so all electromagnetic waves have a very beautiful behavior, और वो आपके पास है कि these waves travel due to vibration of, yes Shabib, again asked to you. So, electrical field and magnetic field. Well done. Yes, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन की वजह से ये जनरेट होती हैं. आप किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करवा दें या उसको डिस्टर्ब कर दें, तो दोज टू फील्ड्स टुगेदर दे विल प्रोवाइड यू व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये बात याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, जिसको मैं वाइंड अप नहीं करना चाह रहा था, बाईपास नहीं करना चाह रहा था, ठीक है. अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ ई फील्ड एंड एम फील्ड, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड, remains perpendicular to each other and perpendicular to the direction of motion, perpendicular to each other. ठीक है जी. As well as perpendicular to the propagation of wave, perpendicular to the propagation of wave. ठीक है, ये बात क्लियर है?
इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आप लोगों को अगर डायग्राम बनानी है इसकी, तो यू पीपल विल हैव अ वेरी परफेक्ट डायग्राम फॉर दैट। वैसे मैं ज्यादा एग्जैक्टली तो नहीं बना पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक आध लूप में आप लोगों के साथ बना के शेयर कर दूं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव ये है, ठीक। एंड आपकी वेव की जो ई फील्ड एंड एम फील्ड है, हाउ डू दे वाइब्रेट और हाउ डू दे प्रोपोगेट। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, actually, let's say this is your E field and your M field remains perpendicular to that. जरूरी नहीं है कि मैं एक फील्ड को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो दूसरी फील्ड आपकी फॉर एवर ऐसे ही रहे, परपेंडिकुलर टू दैट, आई मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहे, नहीं। दे मूव इन सच अ वे, ये जैसे ड्रिल मशीन होती है ऐसे ये चलती है, ड्रिलिंग करती है ये मशीन, ये वेव्स एक्चुअली दे इसको हम लोग हेलिकल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इसी तरह आपके पास दीज आर द मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, यू कैन से दे रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखिए हर पॉइंट पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम in such a way that they are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the direction of propagation. So let's say this is your magnetic field component and this one blue one is your electric field component. तो अब अगर आप इसको देखें तो can I say that it is a 3D field या 3D wave? अब देखो ना कि अगर मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट इसका ड्रॉ करता हूँ, दिस इज योर वन कंपोनेंट, द अदर वन इज एट द टॉप एंड दिस वन इज दिस वे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ये देखिए। सो आपके पास जब भी आप इसको ड्रॉ करते हो ना, तो आप एक्चुअली इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर लेट्स से ई कंपोनेंट, दिस इज योर एच कंपोनेंट या मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपके पास लेट्स से ई कंपोनेंट है, ये आपके पास एम कंपोनेंट है और वट एवर। सो जनरली बिकॉज दे हैव दिस रोटेशन, आपकी ये वेव ऐसे जाती है, मैंने कहा ये हेलिकली चलती है, दिस वे, दिस वे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दीज कंपोनेंट्स रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। और आपके पास जनरली अब आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इधर है तो आपके पास मैग्नेटिक कंपोनेंट इसके ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ये आ जाता है, ठीक, तो आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट इसके ऊपर ये चला जाएगा 90 डिग्री के ऊपर। सो ऑल द वे राउंड आपके पास इस तरह का एक डायग्राम होता है जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे इसको यूं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सो इज देयर एनी कंफ्यूजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्लियर है ये सारा? ओके अब आपके पास मैंने एक और वेव का आई मीन एक और टाइप ऑफ वेव मोशन का जिक्र किया था, दैट इज your types of wave motions. They are not types of waves actually, types of wave motion, types of wave motion. तो आपके पास दो टाइप की वेव मोशंस होती हैं। अब आमना का क्वेश्चन आ गया। आमना अब बताओ कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वेव मोशन होती हैं भाई? longitudinal and transverse. यस अब आपकी बारी है, अब आपकी बात यहाँ पे आके सही बैठेगी। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स वेव मोशंस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन एंड ट्रांसवर्स वेव मोशन को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रांसवर्स wave motion, so longitudinal are those wave motion in which the vibration of particle is parallel to the direction of propagation of the wave. So if vibration of particles is parallel to the propagation of wave, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
they are called longitudinal waves. Propagation of waves, so, is called longitudinal wave. Longitudinal wave. ठीक है? Just a minute. Longitudinal wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे? मरियम, आप बता सकती हैं? Sound waves. साउंड वेव्स, यस. की पॉइंट्स ये हैं आपके कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जो है, इट मस्ट बी पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव. सो दीज आर द की पॉइंट्स. देयर एग्जांपल्स आर साउंड वेव्स, स्प्रिंग वेव्स. आप लोग ये नहीं समझिएगा अभी आप लोग वो लेवल्स में हो, थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आता हूँ, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करवानी जरूरी थी. देन वी हैव एस वेव्स. सरफेस वेव्स में आपके पास एस भी होती हैं और पी भी होती हैं, सॉरी, पी वेव्स इन द सेस्मिक वेव्स. ठीक है, तो ये सारे की सारी आपके पास क्या होती हैं? दे ऑल आर कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब आप लोग आते हैं जरा ट्रांसवर्स वेव्स पे. सो ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर. ऐसे ही है ना? Transverse wave motion is that type of motion in which particles vibrate perpendicular to the propagation direction, right? So आप simply ये कह सकते हैं कि vibration of particles is perpendicular to the propagation of wave. Propagation of wave. याद रहेगा? So here perpendicular is one of them, a keyword or vibration and all that stuff. और इसकी examples बहुत सारी हैं आपके पास. Water waves, ठीक है, और all electromagnetic waves, all electromagnetic waves as I described कि जितनी भी आपकी electromagnetic waves हैं वो सारी की सारी they are having perpendicular vibration of electric field and magnetic field with respect to the direction of motion. So there are these type of waves. So this was basically known to you people in your previous level. अब हम लोग wave profile की बात करें, अगर I mean characteristics of waves की बात करें, तो how many characteristics of a wave do you people know? मुझे इनलिस्ट करवाएंगे आप लोग? यस, शाबाश, सबने पढ़ी हुई है यार. Amplitude, displacement, ओके, गुड. एम्पलीट्यूड, wavelength, time period, frequency, phase, intensity, energy of the wave, wave speed. There are so many ना. एक्चुअली आप इन्हीं के थ्रू वेव का एक प्रोफाइल बनाते हो यार, ये वेव किस तरह की है, हाउ विल इट बिहेव. तो आई विल हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दे आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रव्स, कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस वगैरह वगैरह वगैरह. मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ एक छोटा सा काम, आगे जरूरत नहीं है. लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ compressions and rarefaction. I think all of you know this thing. Travel in the form of compressions and rarefactions. ऐसे ही है ना? Compressions and rarefactions. So compressions are basically those portions of the medium where density is low and pressure is low. आप लोग पढ़ के आए हो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको, but I believe that you people will have an idea of compression. तो they travel in the form of compressions like your sound wave. जब बोला था मरियम ने, तो actually Mariam was having the profile picture of this wave, that if I have a sound wave
The sound wave will travel in the form of compressions and rarefactions. So this is the portion of compression, this is the portion of compression, and in between these ये आपके पास क्या होगा, that was rarefaction. लेकिन जो आपकी transverse waves हैं, they travel in the form of crests and troughs. Do you believe this thing that they have crests and troughs? The waves have crests and troughs. ये जो आपकी transverse waves होती हैं, so I can say that these are some characteristics of the waves, लेकिन वो आप लोगों को पता है already. So these are the crests and these are the troughs and so on. Anyhow, हम लोग waves की characteristics पे आते हैं. So when I say that when I represent a wave, सबसे पहला काम आपको ये सिखाना था कि representation of wave is basically between two variables. Wave is just a variation between two variables. तो हम लोग जब इसकी representation करते हैं तो we have two different ways जिसमें हम लोग displacement and time and displacement and distance कहते हैं. लेकिन खैर सबसे पहले आप मुझे बताइए वेव फ्रंट क्या होता है? No one named this. What is wave front? ये आमना बताएगी. आमना बताइए बेटा. Shabib. So it is a line which is used to join all crests or troughs. Okay. Mariam, do you have any idea about that? Any different idea? Tosik? बस तुम लोग हाँ ना में जवाब दे दो तब भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. सर देखो वही है जो वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ्स Yes. को हम जॉइन करते हैं. अगर आप एक वेव के सारे पीक्स को कंबाइन कर देंगे, सारे के सारे क्रस्ट्स को कंबाइन कर लेंगे, then you will have or you will consider this imaginary line as a wave front. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं. तो वेव फ्रंट के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे. द इमेजिनरी लाइंस which represent all the particles or which join all the particles of same energy and same position of a wave. All the particles of same position and energy level of waves. इस पे मैं बात करता हूँ. Of waves. They are called your wave fronts. ठीक है. तो एक्चुअली अब आपकी चाहे क्रस्ट एंड ट्रफ्स हों या आपके पास compressions and rarefactions हों, wave fronts are the main key concepts. आपके पास अगर these lines are having a far apart distance तो आप कह सकते हो कि that is basically a compression or a crust and ये आपके पास इसके हिसाब से ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, एंड बीच वाला जितना भी पोर्शन है दैट इज योर ट्रफ और यू कैन से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एंड सो ऑन. सो आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आ गया. अब हम लोग आते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन अ वेव. मोशन ऑफ पार्टिकल्स एट अ वेव. मैं इसके लिए कोई एक मेरे पास एनिमेशन पड़ी हुई थी बट राइट नाउ मुझे याद नहीं है वो मैंने कौन से फोल्डर में रखी हुई है. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि इफ आई हैव ऑल द पार्टिकल्स ओवर हियर व्हिच आर दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 particles हैं. So if I will disturb this particle number 1, this particle will move in the upward direction and then rest of the particles आपके पास क्या होंगे? They would be on their own position. Then first particle will come back, the second would move up and so on and so on. So finally करते 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 if I will draw all of these particles, so I will get a wave
pattern of all these particles. आप यूं समझ लेंगे एक 0 1 2 3 4. Yes, I will get a wave over here this way. एक पूरी वेव बनेगी मेरी इन 8 पार्टिकल्स के डिफरेंट पोजीशंस में, बिकॉज आई हैव सेट ऑल दीज पार्टिकल्स एट डिफरेंट पोजीशंस. सो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इफ आई हैव द वेव्स लाइक waves formed due to these particles, ये आपके पास एक वेव है, and if I consider that all the particles which are at this upslope position and this upslope position, ये आपके पास positive gravity side है, those particles would have their direction of motion in the downward. यानी पहले they would move up and then they would move in the downward direction. That is called your displacement vector, right? So all these particles would have a downward displacement or position of the vector, and all those particles which are along this slope, down the slope, यहाँ पे आपके जितने भी particles होंगे, those all particles would be considered as moving or having a vector in the upward direction. So down position या down slope particles will have upward vectors and up slope के vectors downward होंगे. So they would be at rest. So these particles are at rest. तो जिसको आप लोग stationary particles कह सकते हो peak पे. So if I draw a line just to represent this all, एक छोटी सी wave बना लेता हूँ मैं, and just to represent the direction of motion of all these particles on these waves, ठीक है? तो these all are the upward points, और आप समझ लो कि upslope particle points हैं. These all, they are the upslope. So the direction of particles are vector of the displacement of the particle would be downward. ठीक है? After disturbance the particles will move downward. और ये जितना भी आपके पास down the slope area है, here the particles would have an upward vector position. ठीक है? तो ये आपको ना यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है कि when we talk about the phase of the particles, phase does not mean that only position. Phase means that is the position of particles and motion as well. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. दिस इज द स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी, स्टेशनरी, नथिंग. तो अब हम लोग इसके बाद जब हम पार्टिकल का ये डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने आपको समझा दिया, देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू टेल द फेज ऑफ द पार्टिकल्स. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फेज ऑफ अ पार्टिकल. तो फेज का मतलब ये होता है कि the position of the particle and direction of motion of the particle, that describes its phase. So for a particle to be for a phase of a particle, its position and direction of motion describes phase. Direction of motion describes phase of a particle. ठीक है जी, सबको समझ आ रही है? ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि all those particles which have same position and same direction of motion, those particles are called in phase particles. आपको याद है इन फेज पार्टिकल्स के लिए हम लोग डिफाइन करते होते थे कि हाउ टू डिफाइन द पार्टिकल्स आर इन फेज पार्टिकल्स. ऑल द पार्टिकल्स of a wave, particles of a wave with identical position and direction of motion, with identical position with respect to equilibrium position, with identical position with respect to equilibrium and
डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आइडेंटिकल के साथ ही लगाया मैंने, आइडेंटिकल पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, so it is basically in bracket, and direction of motion, they are called in phase particles, are called in phase particle. What do we call them? In phase particle. ये बात क्लियर है? तो अब अगर हम पार्टिकल्स को या वेव के ऊपर पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करना चाहें, तो आई हैव टू रिप्रेजेंट अ वेव ओवर हियर, ठीक है, और इस वेव में लेट्स से आई हैव डिफरेंट पार्टिकल्स ओवर हियर दिस वे, right? So those particles which are having identical position with respect to equilibrium position, ये जो green वाला line है, it is your equilibrium position और mean position भी इसको कहा जाता है. This is what equilibrium position of the wave or mean position, right? Or what do we call it? Mean position. इसके बारे में पता है सबको? आप लोग सारे हैं क्लास में, कोई भी नहीं है? Yes. सो तो नहीं गए? No. ओके, वेरी गुड. ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि the particles, let me call it particle number 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये वो पार्टिकल्स है जो मैंने वहां ऊपर नंबरिंग की हुई थी, एंड देन 1 2 3 4 and so on, 8 and so on. So all the particles, particle 1 and 3 have same position but not same direction. पानी पिला दो, right? Particle 1 and 3 को देखो, उनकी क्या चीज सेम है? पोजीशन सेम है ना, बट नॉट डायरेक्शन, सो इसलिए दे आर नॉट इन फेज. ठीक है, अब आप पार्टिकल नंबर 1 एंड 1 पे आइए, ये जो आप, ओके लेट मी कॉल इट पार्टिकल नंबर 9, 1 पे नहीं आते, चलो लेट्स से पार्टिकल नंबर 9 10 11 एंड लेट्स से दिस इज योर पार्टिकल नंबर 12. सो आप मुझे ये बताइए, व्हाट अबाउट पार्टिकल नंबर 1 and 9? Do they have same position and same direction? Yes. Yes. They have same position and same direction of motion. मैं यहाँ पे अगर direction of motion represent करूँगा, direction of motion, that's why they are called your in phase particles. ठीक है, तो इन particles को हम लोग क्या कह सकते हैं? They are out of phase. मैं ये समझाऊंगा कि आउट ऑफ फेज का फर्दर क्या मतलब है, बट दीज पार्टिकल्स विद सेम पोजीशन एंड सेम डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड योर इन फेज पार्टिकल्स. ओके, इन फेज पार्टिकल्स, ये भूलेंगे तो नहीं कभी आप लोग. In the same way, particle number 2 and 10 are in phase, particle number 3 and 11 are in phase, and so on. So आप लोग कर सकते हो, 4 and 12 आपके इन फेज हैं. अब आप इसी वेव को लेके आइए, लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर. आपके पास जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, दैट ग्राफ इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने गौर से देखना है, एक अच्छी टेक्निकल चीज समझा रहा हूँ, बिकॉज इन ओ लेवल्स हमें इतनी डिटेल में नहीं हम लोग जाते. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेवलेंथ, या पहले आप लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव पे आइए. Representation of a wave. So your wave is represented with 2 variables. If a wave is represented with distance and time,
या डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, बल्कि इसको डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कह देते हैं. दिस एक्स एक्सिस इज योर डिस्टेंस and your y-axis is your displacement. Then that wave gives you wavelength. ठीक है, तो आपको यहां से wavelength निकालना है. Wavelength is the distance between two consecutive in phase points. मैंने सिर्फ इस एक डेफिनेशन को अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को फेज का पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि द डिस्टेंस बिटवीन, आप इससे पहले क्या कहते थे आमना, वेवलेंथ क्या होता था आपका? Distance between 2 points. यस, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive yes Points. in phase point. ठीक है, the distance between two consecutive in phase points is called your wavelength. अब बात क्लियर है? हैं जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अब आप लेंथ को यहां से देख सकते हैं कि इफ आई से और इफ आई मीन प्लॉट दिस, कि मेरे पास ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और वट एवर. ओके, अब वो करते हैं, रेंडमली कोई वैल्यूज देते हैं. लेट्स से इट इज 1 सेंटीमीटर, it is 2 centimeter, it is 3 centimeter, 4, then 5 centimeter, then 6 centimeter. So what is the wavelength of that wave? आप हमेशा ये कहते हैं कि लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव. वेव आपकी कहीं से भी शुरू हो सकती है, जब तक आपका नेक्स्ट इन फेज पॉइंट आता, your wave would be completed. So your wave length is basically from, if I select 0 point, then point number 8 तक का जो भी डिस्टेंस है, रखो इधर. ओके, थैंक यू. जितना भी डिस्टेंस है आपका, दैट ऑल इज योर वेवलेंथ. पॉइंट नंबर 1 से शुरू करूंगा तो आई विल हैव टू गो टू 9, 2 से 10, 3 से 11. सो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ओके, देन आपके पास आता है टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड्स और वेवलेंथ से ही आपकी सारी वेव का प्रोफाइल बनता है बेसिकली, बिकॉज टाइम पीरियड गिव्स यू फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन. अब अगर हम लोग वेवलेंथ की कैलकुलेशन पे जाए ना, तो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा यू नाउ, एंड दैट इज टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स. आप कह सकते हो टोटल लेंथ, कैलकुलेशंस के लिए बता रहा हूं जस्ट, टोटल लेंथ ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स. नंबर ऑफ वेव्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 6 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? 1.5 है ना. So 6 centimeter divided by 1.5. So what answer did you get? It is your 4 centimeter. कितनी wavelength है इसकी? 4 centimeter. Now is it clear to all of you? ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ओके, तो टाइम पीरियड को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट अ टाइम पीरियड इज? टाइम टेकन फॉर अ वन कंप्लीट वेव, लेकिन बेसिकली दैट इज व्हेन योर एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस. ये आपका किस में हो? टाइम में हो, वट एवर द सेकेंड और मिली सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, जो भी हो, बट योर वाई एक्सिस शुड बी डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो आई कैन से दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ. तो इसमें से आप क्या कर सकते हो? द टाइम लैप्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पॉइंट्स. मैं सॉरी यहां पे लिख रहा था, दैट इज टाइम स्पेस और टाइम इंटरवल between two consecutive in phase points. देखो consecutive के वर्ड पे मैं emphasize क्यों कर रहा हूँ? आप कोई भी 2 in phase points ले सकते हो, but that is not your time period. Between 2 in phase consecutive points. Between 2 in phase consecutive points.
ओके, ये बात क्लियर है सबको? तो आपके पास लेट्स से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। तो अगेन अगर हम इसको, मैं टाइम को यहाँ पे मिली सेकेंड में ले रहा हूँ, ठीक है, किस में ले रहा हूँ? मिली सेकेंड में। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द टोटल टाइम ऑन दिस ग्रिड और ऑन दिस ग्राफ? आई हैव रिप्रेजेंटेड 12 मिली सेकेंड्स, ठीक है, एंड इन दैट 12 मिली सेकेंड हाउ मेनी वेव्स हैव बीन रिप्रेजेंटेड? 1.5 वेव्स। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? हाँ जी, 2 मिली सेकेंड, 4, 6, 8, 10 एंड 12 मिली सेकेंड। जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। 8 millisecond is the time period of your wave. ठीक है जी, is this clear to all of you? बेटा जी सबको क्लियर है? जी सर। ओके। ओ, आपने कब ज्वाइन किया अरीबा? सॉरी, सर मैं कब से, जब से आपने स्टार्ट किया तब से हूँ क्लास में। तुम मुझे बता दिया करो ताकि मैं क्वेश्चन तुमसे भी पूछ लिया करूँ ना। सर ओके, ये इसकी मैंने बच सारी जाती तैयारी है। कर ली थी, ये जो आपने भी चीजें पढ़ाई हैं, वेरी गुड, नहीं अच्छी बात है ना, क्योंकि जो जिन बच्चों की ट्वेल्थ तैयारी को हमारा होती है ग्रैंड उनसे टेस्ट है तो ना। मुझे हेल्प चाहिए होती है ना, इसलिए तो मुझे क्वेश्चन हम्म। करने होते हैं। अब मुझे पता शबीब ने पढ़ी हुई है तो मैं शबीब से ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चनिंग करता हूँ। सर मरियम ने पढ़ी हुई है डिफॉर्मेशन उसको आप frequent- वेव्स के बाद करवाएंगे? किसकी? डिफॉर्मेशन आप वेव्स के बाद करवाएंगे? हाँ जी, हाँ, वो अलग टॉपिक है ना, वो जनरल फिजिक्स में आता है, इसलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अच्छा ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आता है? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम आप कह सकते हो, या नंबर ऑफ वेव्स कह सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कह सकते हो, नंबर ऑफ साइकिल्स कह सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, वॉट एवर यू कंसिडर, पर सेकेंड, ठीक है, आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को फॉर्मुलेट करें तो फ्रीक्वेंसी इज टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन। अब प्रॉब्लम आपका यहाँ पे ये आता है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो इजंट इट द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड? वो चेक करो ऊपर, वहां पे टोटल टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेव्स था तो टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी है तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो दैट वाइज इज फ्रीक्वेंसी। सो आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद करवाया जाता है जो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, उसके पीछे ये बेसिक डेफिनेशन शामिल है आप, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब आपका प्रॉब्लम ये नहीं था जो मैंने आपके साथ एड्रेस किया कि आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे चाहिए होती हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप बेसिकली, आपका प्रॉब्लम है सीआरओ। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपका? यस, मेरा बेटा, वेव्स आपकी सारी सीआरओ से पढ़ाई जाती हैं। सो सीआरओ पे इफ यू हैव अ ग्रिड ऑन सीआरओ, तो मैं सीआरओ के लिए ये कह सकता हूँ कि इट्स अ वेव मशीन, वेव रीडिंग मशीन कह सकते हो, ठीक है। वेव्स आपकी जब ये रीड करती है तो ये आपको बहुत सारी चीजें देती है। वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव का वेवलेंथ दे सकती है, ठीक है, वेव का आपके पास टाइम पीरियड दे सकती है, ठीक, वेव की फ्रीक्वेंसी देती है, वेव का एम्पलीट्यूड देती है। सो इसके बारे में जानना जरूरी है, जो इतनी सारे काम आपको एक साथ करके दे रही हो, इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है या नहीं है?
ओके सो मैं यहाँ पे ना इसका मैंने ग्रिड बना दिया है सीआरओ का। इसी तरह का ग्रिड होता है आपका सीआरओ का। समटाइम्स ये ग्रिड आपका एक कंप्लीट सर्कल में बना होता है ये, ठीक है। ये आपके पास एक सीआरओ का ग्रिड है और आप इसके ऊपर यहाँ पर आपका एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ होती है एंड यू कैन से कि ओके ये मेरे पास सीआरओ का ग्रिड है। सो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सीआरओ आपकी वेव शेप दिखाता है आपको। जब आपको वेव शेप दिखाता है तो अगर हम इस ग्रिड के ऊपर एक वेव ड्रॉ करें, दैट वेव इज बेसिकली अ वेव लाइक, सॉरी 1 2 3 पे जाते हैं यार। ये ऑनलाइन ड्राइंग में सबसे मुश्किल काम मुझे वेव ड्रॉ करना लगता है। क्या आपके पास एक वेव है, सिमेट्रिक वेव है, आपने बस जितना भी इसमें कोई थोड़ा बहुत एरर आएगा मार्जिन का, दैट इज ड्यू टू माय इनकम्पिटेंसी ऑफ ड्राइंग। बाकी सही है, वेव ऐसी है। आप मुझे ये बताइए कि इफ आई गिव यू दिस ड्राइंग एंड आपको कुछ नहीं पता, यू जस्ट नाउ कि यार ये जो ग्रिड है ना इट्स 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो आप कैसे इसको हैंडल करोगे? वी शुड हैव अ स्केल ना, वी शुड नाउ अ कंट्रोल ऑन दैट। तो इस कंट्रोल के लिए आपको बेसिकली सीआरओ के कुछ कंट्रोल्स पढ़ाए जाते हैं एंड दोज कंट्रोल्स आर कॉल्ड योर टाइम बेस्ड सेटिंग एंड वाइगेन। याद है कुछ इसके बारे में? Yes. ठीक है, कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ, इससे आप वेव शेप रीड करते हो। देखो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है सिर्फ इसी वेव्स में आता है, ये क्वेश्चन आपका मेजरमेंट से लेकर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपके पास दो कंट्रोल्स हैं। आपका एक्स एक्सिस कंट्रोल होता है इज एक्स टाइम बेस, ठीक है जी। इसको हम लोग टाइम बेस सेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टाइम बेस सेटिंग। मरियम आप मुझे बताएंगी कि टाइम बेस सेटिंग क्या होता है? या हम पूछें, किससे पूछें? रानिया से पूछ लेते हैं, क्योंकि रानिया ने अभी अभी ज्वाइन किया, तो सारा इसने भी तो 2-4 सवालों के जवाब देने होंगे ना क्लास में। हमें रानिया बताओ सर बेटा। ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ सीआरओ। क्यों? सर बिलाल ने डिफॉर्मेशन के बाद वेव्स करवाई थी ना, तो मैंने डिफॉर्मेशन पूरा किया हुआ है और वेव्स की जो आपने डेफिनेशंस नहीं करवाई वो की हुई है। सीआरओ तो नहीं किया अभी तक मैंने। ओके 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 ओके, ठीक है, लेकिन सीआरओ हमें करना था। ओके, अब आप ऊपर वेव देख लें, फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे वेव को कोशिश की है कि आप लोगों को इसके साथ सिंक्रोनाइज करूं एक्स एक्सिस पे। तो टाइम बेस्ड सेटिंग क्या होती है? वैल्यू ऑफ वन स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ वन स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। आमना आप मुझे बताएंगी, उसके बाद शाबीब की बारी है, क्योंकि आज तौसीक तौसीक आप वापस आ गए हो क्लास में। जी सर। ओ वेरी गुड। अगर टाइम बेस्ड सेटिंग मेरे पास हो, इफ टाइम बेस्ड सेटिंग आपकी हो जी 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, तो इसका मतलब क्या होगा? चलो आप पहले बता दो, फिर उसके बाद मैं आमना से पूछता हूँ। शाबाश, आमना बताइए। तौसीक ये जो क्वेश्चन पूछने पे तुम 5 मिली चुप साथ लेते हो ना, हाँ ये ना, चुप ना रहा करो, कुछ बोला करो, मुझे तसल्ली हो कि तुम सवाल सुनने के बाद अपने होशो आवाज में हो, ठीक है। टाइम बेस्ड सेटिंग 5 मिली सेकेंड पर डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि वन डिवीजन अलोंग एक्स एक्सिस इज गिविंग यू अ वैल्यू ऑफ 5 मिली सेकेंड। अब आपने वेव का 5 जब मिली टाइम पीरियड निकाला, हाँ जी मिली सेकेंड, तो टाइम पीरियड आपका किसके बराबर हो जाएगा? योर टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू टाइम
base setting into length of the wave, length of wave, ठीक है। वेव का मतलब आप वन वेव भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेव्स भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ वन वेव कहते हैं, बस आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ वन वेव। तो ऊपर चलते हैं वापस, अगर मैं इसी टाइम बेस सेटिंग को यहाँ एडजस्ट करूं जो हमारा ग्राफ है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन वेव, योर वेव स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेकिन मेरी वेव किसी भी एक जगह पे कंप्लीट नहीं हो रही, तो मुझे ये देखना है कि मेरी वेव्स पूरी जाके कहाँ कंप्लीट हो रही हैं। तो मैं देखूंगा 1 2 सॉरी स्टार्ट हो रही है जी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर्स में कंप्लीट हो रही है। तो मैं ये कह देता हूं कि आपके पास टाइम बेस्ड सेटिंग है 5 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन या पर सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ वन वेव आपके पास कितनी है 9 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट लाइन लेंथ ऑफ वन वेव, टोटल लेंथ आपकी 9 सेंटीमीटर है, और इन दैट 9 सेंटीमीटर कितनी वेव्स आ रही हैं 1 2 3 4 4.5, कितनी वेव्स आ रही हैं 4.5 वेव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां से ये मिल जाता है कि लेंथ ऑफ वन वेव कितनी है, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ वन वेव है। तो अब आप देखिए 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है, इनटू ये एक्चुअली डिवीजन या सेंटीमीटर बात एक ही है, तो इनटू 9/4.5, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ऑलमोस्ट, हाँ बल्कि 2 ही हो जाएगा। सो इट इज 10 मिली सेकेंड्स, ये आपका टाइम पीरियड होगा, कितना हो गया टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, तो sir. अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, पहले इसलिए बताया, तो इट वुड बी 1 अपॉन 10 मिली सेकेंड्स। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 100 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप लोग कैलकुलेशंस कर लीजिए, इट वुड बी 100 हर्ट्ज। तो आमना बात समझ आ गई है बच्चे? Yes, sir. ओके, अब तुमसे एक क्वेश्चन है, y gain is the other setting of your CRO, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं y gain। आपको वेव पढ़ने के लिए ये CRO का पढ़ना जरूरी है। y gain is the value of one division, value of one division along, मुस्तबशिर आया हुआ है? मुस्तबशिर आप हैं Yes, sir. क्लास में? ओ माय गॉड, आज मैंने एक क्वेश्चन नहीं तुमसे पूछा है यार, रियली फीलिंग बैड, मतलब मुझे याद नहीं रहा कि तुम भी क्लास में हो इस टाइम पे, सॉरी मैन। अब तुम्हारा और आमना से क्वेश्चन ही है? सर मैं वाकई में लेट आया हूँ, मैं सोया हुआ था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। ओह गुड, कोई इशू नहीं। आज मैं भी पहली क्लास में सो गया था क्योंकि यूजुअली आज छुट्टी है, तो मैंने ये नहीं समझा कि इट्स अ वर्किंग डे, तो इसलिए आई कुड नॉट टेक दैट। तो मुझे ये बताओ, उसके बदले में जुर्माना भर देते हैं, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन अलोंग वाई एक्सिस को मैं बाई गैन कहता हूँ। तो लेट्स से मैं अगर आपको ये बोलूं कि 12 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा? सर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर? हाँ जी, कि 1 सेंटीमीटर आपका अलोंग वाई एक्सिस ना शो किसको कर रहा है, 12 सेंटीमीटर को शो कर रहा है। आप ग्राफ नहीं बनाते हो वाई एक्सिस में 1 स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस एंड 1 स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, ये वो गेम है सारी। अच्छा स्केल है, ठीक है सर। यस, ये स्केल है। सो 1 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस इज 12 सेंटीमीटर। शाबीब, Yes. इसके बाद आपकी बारी है, लेकिन पहले मैंने आमना से पूछना। आमना रेडी हो? ओके, आमना रेडी नहीं हो तो मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो। हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे आएंगे, और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव की मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, बिकॉज यू पीपल नाउ दैट कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ द वेव होती है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज योर वाई गेन सेटिंग, ठीक है, वाई गेन सेटिंग
जो भी आपके पास वाई गेन सेटिंग होती है उसकी वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स, ओ नो नो नो, वेट, पीक टू पीक हाइट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पीक टू पीक height of the wave, height of wave divided by 2, peak to peak height of the wave divided by 2। तो अगर मैं y गैन की वैल्यू मैंने आपको दे दी 12, ऊपर जाइए, क्या नाम था, आमना, आप आ गई हो वापस? चलो आमना नहीं है तो फिर मरियम की बारी, शाबीब के से पहले, शाबीब तक आने में टाइम लगेगा। शाबीब तुमने सारी चीजें रेडी रखनी है। Yes. सॉरी मरियम, आप मुझे बताएं कि अगर मैं यही फार्मूला इस वेव पे लगाता हूं तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव? पीक टू पीक का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपको ये दिख रहा है कि दैट वेव इज नॉट एट अ मीन सिंक्रोनियसली एट एनी लाइन। तो इसलिए मैंने दो ऐसे पोजीशंस का इंतखाब किया विच आर बेसिकली टू पीक्स। तो आप देखो 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 0.5 ऊपर एंड 0.5 नीचे। तो आपके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? पीक टू पीक हाइट कितनी हो गई? वाई गैन इज 12, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द पीक टू पीक हाइट ऑफ द वेव? 6 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपको अगर टेक्निकली देखे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 3। तो दैट वेव शोज 36 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। आपके पास यूजुअली, आप बच्चों ने एक चीज पढ़ी होगी, वोल्ट्स पर डिवीजन। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपने 12 वोल्ट्स पर डिवीजन तो पढ़ा ही होगा। मेरा ख्याल है इससे आप लोग कभी भी मुझे मना नहीं कर सकते। तो अगर मैं वही यहाँ पे लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट 36 वोल्ट आपको ये शो कर रही है वेव। लेकिन वोल्ट एक्चुअली आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल होता है प्योरली। ये मैं जनरल वेव्स की बात कर रहा हूँ जो कुछ भी हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं, लाइट वेव्स हो सकती हैं, वाटर वेव्स की हाइट हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल, कि आपके पास जितना भी ये कॉन्सेप्ट है सारे का सारा, दैट इज बेस्ड ऑन योर CRO। ऑन CRO दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लग नहीं रहा कि ये बेसिकली जूम इन जूम आउट की तरह की गेम है? Yes. आपका जूम इन करने का मतलब, मैंने शाबीब के लिए ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, शाबीब मैं अगर जूम इन करता हूं तो क्या मैं टाइम बेस बढ़ाऊंगा या टाइम बेस कम करूंगा? या वाई गैन भी बोल दो, चलो। जूम इन, सर अगर आपने टाइम बेस बढ़ाएंगे तो चलिए मैं ज्यादा वेव्स होंगे। हाँ, तो फिर टाइम बेस अगर बढ़ाएंगे ज्यादा वेव्स होंगे, ज्यादा वेव्स डिस्प्ले होने का मतलब टेक्निकली जूम आउट का है, तो टाइम बेस रिड्यूस करेंगे। यस, वेरी गुड। आप जितना स्केल छोटा रखोगे ग्राफ बड़ा बनेगा ना। वेल डन, मैंने आपके लिए इसीलिए मुश्किल क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। टाइम बेस एंड वाई गैन आर reduced to zoom in the wave, I mean to enhance the size of the wave, to enhance the size of the wave। क्या करते हैं हम लोग? टाइम बेस एंड वाई गैन आर reduced to enhance the size of the wave, ठीक है। हाँ जी बेटा बोले। जी जी, टाइम टेबल देखो। हाँ तो 7 बजे हैं, अभी बजे हैं, मैं आता हूँ, बस वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, जूम इन ये हो गया, और जूम आउट का मतलब ये हुआ कि जूम आउट में आपने क्या करना है? जूम आउट मीन आपने वेव को छोटा करके देखना है। तो वेव छोटा करने के लिए स्केल बढ़ा दो। स्केल बढ़ाने का मतलब टाइम बेस सेटिंग
ये आपसे मेरा बेटा पूछता है। ये टाइम बेस्ड सेटिंग भी क्या कर दो, टाइम बेस्ड सेटिंग एंड वाई गेन को आप क्या कर दो, बड़ा कर दो। गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये सारा? यस Yes, sir. ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, अदरवाइज आप लोगों को मैं थोड़ा सा और खींच लेता, बट आई बिलीव दैट अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम ए लेवल्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, वो जो मैं पढ़ा रहा था ना, क्या कहते हैं, जब तुम लोग मस्तियां कर रहे थे कि ट्रांसफर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सर ये तो सारी पढ़ी हुई है पुत्र, इसके लिए पढ़ाया था मैंने सारा। ठीक है, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टाइम टेबल के मुताबिक हम लोग चलेंगे और कोशिश करिएगा कि आप लोग टाइम पे आ जाया करो सारे। आज का जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास या रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द क्लास का अवार्ड जिसने लिया है, वो आपके साथ एक नई क्लास फेलो थी आपकी आमना। बाकी सारे ही स्लो हो गए थे कि चल यार क्लास ही है ना, कोई नहीं मसला, ले लेंगे। ठीक है, सर स्टार्टिंग में सारे इसी तरह करते हैं। यस ऐसे ही है। इसीलिए मैंने आमना से बात भी की थी। मैंने कहा थोड़ा आज मतलब बच्चे ना वो हो गए हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं, आ जाएंगे।